हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि JLO जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जामिनेशन आपका डेट भी आ गया। उसी को देखते हुए साथियों, उसी को कंसीडर करते हुए, उसी पे अंतिम प्रहार करते हुए हम आज आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का वन लाइनर और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं, जिसको कि मैं आज आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूं। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हम वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी यहां पे एनालिसिस करेंगे। जितना हो सकेगा साथियों, हमारे पास जितना टाइम रहेगा इस टाइम में मैं इसको कवर कराने का काम करूंगा। फिर इसके बाद से मैं नेक्स्ट सेशन भी लेकर के आऊंगा। मैं उसी के लिए यहां पे आपके लिए लिख भी दे रहा हूं कि ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट फर्स्ट अभी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपके JLO जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बिना टाइम बर्बाद किए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं और यहां से आपके एग्जामिनेशन में रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो सबसे पहला जो आपके एग्जामिनेशन में फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, और आप सभी लोगों को पता है कि जब JLO का एग्जामिनेशन होता है मेरे दोस्तों, तो अंदर से प्रोविजंस को बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका जुडिशरी लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये क्लर्कियल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। और क्लर्कियल पोस्ट पे आपसे इंडेक्स वाइज ही क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। तो आप इंडेक्स को जितने अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना धूमधाम से, उतने अच्छे से आप प्रिपेयर करने का काम करिए। तो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। एक एक चीज को आप यहां पे समझते चलिए। करे जो भारत का संविधान है वो कब लागू हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है, मींस कि 26 ऑफ नवंबर 1949 की बात कर रहा है। इसी दिन साथियों कुछ प्रोविजंस को क्या किया गया था, लागू किया गया था। कब? इसी डे को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसी डे को 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। और इसी से रिलेटेड अभी हम आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चंस भी यहां पे दिखाने वाले हैं। जो सेकंड वन लाइनर आपके लिए कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। आप सभी लोगों को पता है कि ओरिजिनली जो आपका भारत का संविधान था साथियों, उसमें टोटल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, और शेड्यूल की बात करते हैं तो टोटल 8 शेड्यूल हुआ करता था। ये मैं ओरिजिनल सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं साथियों, तो ये ओरिजिनल सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आज आप देखेंगे कि आज आपके पास कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए हैं एंड कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 470 आपके पास आर्टिकल हो गए हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो 2019 के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये बातें बता रहा हूं कि आज तक 470 आर्टिकल हो गए हैं। पार्ट्स की बात करें तो लगभग 25 पार्ट हो गए हैं, और शेड्यूल की बात करते हैं तो 12 शेड्यूल हैं। तो दोनों के दोनों फैक्टर मैंने आपके सामने रखने का यहां पे काम किया। और आप यहां पर देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, और यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि प्रीएम्बल की बात करता है, और प्रीएम्बल से भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे साथियों प्ले करता है। कह रहा है फिर नेक्स्ट जो आपका वन लाइनर है, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द USA। ये जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है साथियों, इसको हम लोगों ने बारो किया है। कहां से बारो किया है, तो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इस प्रीएम्बल को बारो किया है। और प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को पंडित JL नेहरू साहब के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को क्या बना दिया गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को एज अ प्रीएम्बल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट वन लाइनर है, कह रहा है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज primarily based on the objective resolutions written by the JL नेहरू साहब, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ट्रीट किया था एज अ प्रीएम्बल के रूप में। और प्रीएम्बल की बात करते हैं साथियों, तो प्रीएम्बल जो होता है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमको पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई है, किस किस तरह की स्वतंत्रताएं हमको प्रोवाइड की गई है, किस किस तरह के डीपीएसपी हमको प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक चीज आपको देखने के लिए आपके प्रियम्बल के अंतर्गत मिल जाता है। प्रियम्बल हमारा भारत के संविधान का दर्शन होता है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो वन लाइनर है, कर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस ऑन December 13 दिसंबर को इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 1946 को। साथ ही साथ कर रहा है लेटर इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 26 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। साथ ही साथ आप देखते हुए चलिए एक एक वन लाइनर कर रहे हैं। द टर्म जस्टिस कंप्राइजेस ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीट ऑफ द डेफिनेशन विच इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। जब हम साथियों प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल में आपको जस्टिस देखने के लिए मिलता है। और जस्टिस कितने टाइप की होती है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इसी 3 प्रकार के जस्टिस की बात यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको कहां देखने के लिए मिल रहा है, सबसे फर्स्ट आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिल रहा है। कभी, क्योंकि अभी हम जो भी चीजें यहां पे आपके सामने डिलीवर्ड कर रहे हैं एज अ प्रियम्बल के अकॉर्डेंस में ही आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे आप देखेंगे अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो क्या होता है सोशल जस्टिस, किसको हम लोग सोशल जस्टिस कहते हैं, और ये सोशल जस्टिस क्या प्रियम्बल में देखने के लिए हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस सोशल जस्टिस को देखिए। सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। आप लोग आर्टिकल नंबर 15 को भी अगर देखते होंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स है आपका, और ये फंडामेंटल राइट आपको कहां पे प्रोवाइड कर रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 में आपको प्रोवाइड रखा है। और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में आपको ये प्रोवाइड कर रखा है। इस तरह से आप रेंज को भी एनालिसिस कर लीजिएगा, मैंने उसका क्लासेस ऑलरेडी लेकर के रखा है। और ये जो प्रहार है मेरा साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ जेएलओ एग्जामिनेशन को देखते हुए ये प्रहार, अंतिम प्रहार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यहां पर देखिए इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस मींस नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। उसके धन संपदा से हम वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे। ये यहां पे इनकम के आधार पर और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर किसी भी प्रकार से संविधान किसी के साथ भी क्या करता है, अनजस्टिस नहीं करता है। ये बात आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल खोलते हैं तो प्रियम्बल में ये सारी की सारी बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और आपके जेएलओ के एग्जामिनेशन में प्रियम्बल आप तैयार कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रियम्बल को एक नजर देख करके ही जाइएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है। पॉलिटिकल जस्टिस मींस ऑल द पीपुल हैव एन इक्वल, सभी के सभी क्या होंगे, पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो सभी के सभी इक्वल होने चाहिए। फ्री एंड फेयर राइट, सबको फ्री एंड फेयर राइट्स भी मिलना चाहिए। अगर हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो आपको ये डीपीएसपी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और डीपीएसपी आपको कहां पे प्रोवाइड किया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से जाना जाता है। और उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल है, जिसमें फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है। और यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये फ्री लीगल एड आपको दिया जाता है ये कौन, क्या चीजें हैं और किस तरह से इसको प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी की सारी बातें आपको आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहां पे एक और आपको वन लाइनर देखने के लिए मिल रहा है। द टर्म इक्वालिटी मींस नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी भी सोसाइटी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा हमारा भारत का संविधान और ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मींस कि हमारा प्रियम्बल कहता है। साथ ही साथ कह रहा है एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपुल गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप देखते होंगे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाता है इन द आई ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं। अगर
पीएम के भी द्वारा कोई गलती किया जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ उनको क्या कर सकती है, उनको तलब कर सकती है। हर एक चीज को आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। कर रहा है फिर नेक्स्ट वन लाइनर, द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपुल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर इन द सोसाइटीज की बात कर रहा है, अगर हम लिबर्टीज की बात करते हैं। और ये भी टर्मिनोलॉजीज जो लिबर्टी आप देख रहे हैं, ये भी टर्मिनोलॉजीज आपका प्रियम्बल का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रियम्बल आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना करके दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करते हैं, द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशन अटैच्ड विथ द कंट्री एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपुल। हमें भाईचारा बना करके रखना है, हमें किसी भी तरह से भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है। जो हमारा देश बना है, जो हमारा भारत का संविधान बना है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात करता है, छुआछूत को एबॉलिश करने की बात करता है। तो फिर हम क्या मेंटेन करके रखेंगे, हम फ्रेटर्निटी मेंटेन करके रखेंगे। और ये भी बात हमारा प्रियम्बल ही कहता है। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, वन टाइम। और वो भी कब किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत के प्रियम्बल में जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो धूमधाम से किया जा सकता है साथियों, और एक बार संशोधन इसमें किया भी गया है। और वो कौन सा संशोधन है, जबकि प्रियम्बल में किया गया था तो वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेगा और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप देखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इधर का वन लाइनर अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा रोक दें, कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम यहां पर शो करना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो साथियों, मैं जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होता है तब तक हम इसी तरह से आपके लिए लेकर के आएंगे। अब आप यहां पर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू की हम बात करते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस यहां पे आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस की हम यहां पे बात करेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ट्रेंड भी रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ये जगह है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, इसको पॉलिटी में कंसिडर करिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था, जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था। तो साथियों, आप सभी लोगों को फर्स्ट मीटिंग के बारे में मैं समझ सकता हूं कि पता होगा क्या तारीख को हुआ था साथियों। तो यहां पे आप ऑप्शंस को देखिए, कह रहा है पहला 9 दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949, और नेक्स्ट जो कह रहा है 10 जनवरी 1949। तो साथियों, जो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हेल्ड कराई गई थी वो कब कराई गई थी, ऑप्शन यहां पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर भी यहां पे आपके लिए दे रखा है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। 9 दिसंबर 1946 को तो ये कराया ही गया था। इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, कौन अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, मींस की नॉन परमानेंट जो इसके मेंबर बनाए गए थे, कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक इसी के 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, तो साथियों 11 दिसंबर 1946 को ही एक और मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे जान करके रखना होगा, और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में इस डेट से 11 दिसंबर 1946 से और 9 दिसंबर 1946 से दोनों जगहों से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन धूमधाम से बन सकते हैं। तो और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा जाने वाला नॉर्मल टाइप का ये क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फाइनली एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड इन, कब इसको एडॉप्ट किया गया था। तो साथियों, अभी आप लोगों ने वन लाइनर में इसको पढ़ करके आए हैं कि लॉ डे कब सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर भी मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये बिहार एपीओ 2011 और उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे
पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। और आप ये आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं और अभी के अभी आप लोग वन लाइनर में भी इसको पढ़ करके आए हैं। तो यही लेवल होगा आपके जेएलओ के एग्जामिनेशन का और जेएलओ पे एकदम प्रहार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर ऑन टास्क ऑफ मेकिंग द, कह रहा है ओवर ऑन टास्क ऑफ द मेकिंग की बात कर रहा है। फिर आपका ये 26 नवंबर 1949 से क्वेश्चन बन रहा है और इसी को हम लोग बार बार सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ लॉ डे के रूप में, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में, एज अ 26 नवंबर 1949 के रूप में, क्योंकि इस दिन कुछ प्रोविजंस को क्या किया गया था, इसी दिन कुछ प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और आप देख सकते हैं कि बिहार जे में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, कर है ऑन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट की बात कर रहा है। अब कब इफेक्ट में आया था, अभी तक तो लागू होने की बात कर रहा था, जो कि हम लोगों ने क्या कर रहा थे, हम लोग 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं तो कह रहा है फॉलोइंग डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट की बात कर रहा है, कब इफेक्ट में आया था। तो यहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी यहीं से सीखेंगे, कहीं और से आपको सीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शंस को चारों के चारों ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे तभी जाकर के आप अपने आंसर को मार्क करेंगे, अन्यथा हर जगह आप गलती करेंगे और गलती बिल्कुल करना नहीं है। अगर आपका सपना है कि जेएलओ मुझे क्रैक करना है तो बिल्कुल भी गलती करना नहीं है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में। कर है 26 ऑफ नवंबर 1949, ये तो यहां पे होगा नहीं क्योंकि ये कह दिया है, आगे ही आप लोगों ने देख लिया। कर है 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, ये आपका एक ऑप्शन सही समझ में आ रहा है। अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो 26 मार्च 1950 को, ऐसा कुछ 26 मार्च को हुआ नहीं था स्पेशल जिसको कि हम लोग रिमेंबर करके रख सकते हैं। 26 अप्रैल 1950 को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सब में देख लीजिए 1950 आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा ये बी वाला होगा। और राजस्थान जेएलओ 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ करके रखा है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एडॉप्टेड जन गण मन अधिनायक जय है एज अ नेशनल एंथम ऑन, किस तारीख को, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसको कब अपनाया गया था। तो साथियों इसको अपनाने का जो डेट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 ऑफ जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ऐसा कुछ किया नहीं गया था। 26 आप एलिमिनेट करना भी सीखेंगे कि 26 जनवरी को ये नहीं किया गया था। 26 जनवरी को आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या आप लोग 26 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एंड 15 ऑफ अगस्त को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ कर रहा है 27 दिसंबर 1911, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा और नॉन ऑफ द एबोव यहाँ पे कोई चांस बन नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जे में ये पूछा जाने वाला आपसे क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एज अ गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम सैलेंड्स फीचर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सैलेंड्स फीचर है, सबसे ज्यादा चीजें अगर हम लोगों ने अडॉप्ट कहीं से किया है तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही हम लोगों ने चीजों को अडॉप्ट करने का काम किया है। कह रहा है एज अ गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच वाज कॉल्ड। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, उस कोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उस कोर्ट को क्या हम प्रीवी काउंसिल कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या हम उस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। 1935 के रिगार्डेंस में हम बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसको हाई कोर्ट कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो वहां पे फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसका नाम हम क्या देंगे, तो उसका नाम हम लोग फेडरल कोर्ट देंगे। और आप देख सकते हैं कि 39th बिहार एपीओ एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों यहां पे आप देखेंगे
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द फेडरल कोर्ट हैज। अब फेडरल कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं कि फेडरल कोर्ट के पास क्या क्या पावर था, उसके पास कौन कौन से मैटर, सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो किस किस सब्जेक्ट मैटर को वो हैंडल कर रहा था। क्या वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को केवल ले रहा था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एपिलेट जुरिस्डिक्शन को ले रहा था, या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को ले रहा था। आप सभी को पता होगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जब आप यूनियन जुडिशरी को पढ़ेंगे, यूनियन जुडिशरी कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। और पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 5 है। इस तरह से आप चीजों को समझ करके रखिए। वहीं पे आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में साथियों आता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब क्या कह सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। किससे मांग सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस मांग सकते हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एडवाइस देने के लिए बाउंड हैं कि बाउंड नहीं है, तो जिस साहब बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है, वो उनको लगता है कि इस मैटर पे हमें कोई भी एडवाइस नहीं देना है तो वो नहीं भी दे सकते थे। जैसे कि राम मंदिर के केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांगा गया था चीफ जस्टिस से, तो चीफ जस्टिस ने देने से एडवाइस मना कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होगा। इनके पास क्या था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी था, एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी था और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी था। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट एंड रिपीट करके पूछे जा सकते हैं। और ये भी आप देखिए कि ये बिहार जे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द प्लान ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच गॉट रॉयल एसेंट ऑन। ये जो रॉयल एसेंट उनको मिला था, किस डेट को ये रॉयल एसेंट उनको प्रोवाइड किया गया था, तो इसको आप सिंपल का सिंपल सिर्फ डेट याद करके रखिएगा कि 18 जुलाई 1947 को ये किया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि 41st बिहार एपीओ 2011 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एज अ सोर्सेज ऑफ पावर की बात कर रहा है। अब यहां पे इसका क्या ऑप्शन बन रहा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में क्या इसका आंसर भी हो रहा है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके ही आंसर मार्क करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार क्वेश्चन देखा फटाक से मारा। आपको स्पीड वहां पे नहीं चेक करना है, आपको 40% मार्क्स भी गेन करना है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम सोर्सेज ऑफ पावर। सुप्रीम सोर्सेस ऑफ पावर किसके पास है, किसके पास सुप्रीम सोर्सेस ऑफ पावर है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है सुप्रीम पावर? बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर किसके पास है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है साथियों? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा स्टार्ट होता है और वहीं पे ये पावर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यूपी जे 2012 में और छत्तीसगढ़ एडीपीओ 2006 के एग्जामिनेशन में ये ऑलरेडी आपसे पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू। जो भारत का संविधान है ये किसको डेडिकेटेड किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो यहीं से आपको देखने के लिए मिलता है। कहा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, तो बिल्कुल नहीं इनको है। द पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं है। द होल सोसाइटी को बिल्कुल नहीं है। द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों को है। और यही इसका क्या होगा साथियों? यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है? तो ये यूपी जुडिशरी 2015 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो कह रहा है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो कौन था साथियों? तो यहां पे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सर BN राव थे। कौन थे? तो सर BN राव। अब आप कहेंगे कि सर BN राव क्या थे? कि ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साथियों ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसके?
ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज थे और इन्हीं को क्या बनाया गया था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो सर BN राव को बनाया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इनको क्या बनाया गया था, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो सर BN राव साहब को बनाया गया था, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज थे तो ये पूरे देश के संविधान को इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, पढ़ा था, तो इसीलिए इनको क्या बनाया गया था, एडवाइजर बनाया गया था। इन्हीं से कहा गया था कि आप भारत के लिए भी एक ड्राफ्ट तैयार करके दीजिए, तो इनके द्वारा एक भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नामक ड्राफ्ट तैयार करके प्रोवाइड किया गया था। किसको, संविधान सभा को, मीन्स की डॉक्टर BR अंबेडकर साहब को। तो इनका योगदान बहुत ही ज्यादा है सर BN राव की, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस किस लेवल के, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर हम आपके पास वन लाइनर के पास चलते हैं। वन लाइनर पहले मैं आपको फिर यहां पर दिखाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आपको MCQ यहां पे सॉल्व कराऊंगा। अभी तक आप लोगों ने यहां तक का वन लाइनर आपने देख लिया था, फिर अब यहां का वन लाइनर आप अब देखेंगे। देखिए फिर इस वन लाइनर में क्या कहा जा रहा है। वन लाइनर करेंगे, MCQ करेंगे, वन लाइनर करेंगे, MCQ करेंगे, और इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। फिर यहां पे कह रहा है वन लाइनर में, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी enshrined in the Indian Constitution enumerates from the France। और ये कहां से हम लोगों ने इसको लिया है, तो इसको हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रूस की क्रांति से हमने इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। किस किस चीज को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रैटर्निटी की अगर हम बात करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां से अडॉप्ट किया है, और ये सभी के सभी एज अ सैलेंस फीचर के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। कहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो इसको हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और बनेंगे भी, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस्ड होने की आवश्यकता है। फिर कह रहा है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल नंबर 368। आप अगर अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत अमेंडमेंट करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 के ही अंतर्गत जाकर के आप अमेंड करने का काम करते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन विच द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की हम बात करते हैं। साथियों एक जजमेंट आया था, और ये जजमेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस जजमेंट का नाम अगर हम बताना चाहें तो इस जजमेंट का नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और जजमेंट की डेट जो है, जो साइटेशन है, वो 24 अप्रैल 1976 में इसका जजमेंट भी आया था। और ये जजमेंट अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर को बताने का काम किया था, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जजेस बैठे थे साथियों, इस केस को सुनने के लिए टोटल 13 जजेस बैठे थे, और 7-6 के रेशियो में इसका क्या किया गया था, जजमेंट पास किया गया था। इस जजमेंट में आपको देखने के लिए यह भी मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी, तो पार्लियामेंट ने कहा था कि साहब ये भी बता दीजिए कि किसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मामला जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें हम यहाँ पे समझाने का काम करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको समझाने का काम कर रहा हूं। आपका आर्टिकल नंबर 368 है। आर्टिकल 368 में हम पूरे संविधान को अमेंड कर सकते हैं, ये पावर आर्टिकल के पास है, और ये एकलौता आर्टिकल यहाँ पे बैठा है, आर्टिकल नंबर 368। इसमें पूरा का पूरा हम संविधान बदल सकते हैं। लेकिन एक केस आया, और यही केस आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसने पूरी की पूरी दशा दिशा ही बदल दिया। इस केस में कहा गया कि साहब पार्लियामेंट आप माई बाप हैं, आप पूरे संविधान को आर्टिकल नंबर 368 से बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट ने कहा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें भी थोड़ा बताई दियो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम समय आने पे बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, और जब जब समय आता है तब तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको नहीं अमेंड कर सकते हैं। और यही कहानी है आपका केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे, कह रहा है प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, बट इट can not be considered as the part of the constitution was held in the case of इनरे बेरूबरी यूनियन। यह भी एक मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इनरे बेरूबरी यूनियन इनक्लेव केसेस 1919
का, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। तो साथियों, अगर हम मामले को यहाँ पे आपके सामने एलिब्रेट करने लगे तो हमारा वन लाइनर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस आप चीजों को समझते हुए यहाँ पे चलिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का आपका पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। जब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं साथियों, तब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट में आपको पार्ट नंबर 3 पहले देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 3 कहां से लेकर के कहां तक, तो रेंज आप देखिए। पार्ट 3 जो है आपका आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जाता है, जिसमें आप लोग डेफिनेशन क्लॉजेस को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 13 में लॉ इनकॉन्सिस्टेंट डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी प्रकार से असंगत होगा कोई भी कानून, उसको सेवरेबिलिटी लगा देंगे, एकलिप्स लगा देंगे, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये सभी चीज आप आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत देखते हैं, और वही सारी चीजों को हम यहां पे एक एक करके अब डिटेल में देखने वाले हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 6 ठो आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल नंबर 32 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देखने के लिए मिलता है। और 5 प्रकार के रिट इशू करने के बारे में हमको आर्टिकल नंबर 32 के ही अंतर्गत बताया गया है। और एक और आर्टिकल इसके लिए जिम्मेदार है, आर्टिकल नंबर 226 में भी हम क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट्स को हम इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है, अगर अंबेडकर साहब के हिसाब से देखें तो आर्टिकल नंबर 32 को उन्होंने क्या कहा है, कह रहा है आर्टिकल नंबर 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है कि किसने आत्मा, हृदय और आत्मा कहा है, किसको, तो आर्टिकल नंबर 32 को तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, वो भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे ही बनेंगे। कर है स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 12। जो स्टेट है इसको हम लोग कहां पे डिफाइन करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। इसमें तमाम प्रकार के डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्टेट के अंतर्गत ये शामिल है, स्टेट के अंतर्गत ये शामिल है, इसको हम स्टेट मानेंगे, इसको हम स्टेट नहीं मानेंगे। कह रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेट अप बाय द स्टैट्यूट हैविंग सम कॉमर्शियल फंक्शंस फॉल विद इन द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द आर्टिकल नंबर 12 वाज हेल्ड इन केसेस। कौन सा केस है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का मामला है, और ये राजस्थान का मामला है। इस केस को आप पढ़ करके समझ करके जाइएगा। साथ ही साथ यहां पे कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एंड द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉल्स विद इन द टर्म्स ऑफ आर्टिकल नंबर 12 वाज हेल्ड इन द सुखदेव वर्सेस भगत राम AIR 1975। ये सभी के सभी डेफिनेशन क्लॉजेस आपके आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत फॉल करने वाले मामले हैं। साथ ही साथ कह रहा है an instrumentality or an agency of the state also comes within the definition of article 12 was held in RD Sethi versus International Airport Authority of India की बात कर रहा है। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत फॉल करता है, और ये आपके जेलों के लिए जान फूंकने का काम करेंगे। तो साथियों ये था पूरा का पूरा वीडियो। मैंने वन लाइनर कराया, फिर MCQ कराया, फिर वन लाइनर कराया, फिर अब MCQ कराऊंगा। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मेरा आज का टाइम हो गया। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट में। साथियों इस जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं डेली 1-1 घंटे का सेशन इसी टाइप का आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक मैं लेकर के आऊंगा। धन्यवाद साथियों।